हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के सभी राजवंशों और गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उन सभी पर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये हिस्ट्री का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से। तो वैसे तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया और चंद्रगुप्त नींद जो है वो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करते हैं। लिच्छवी राजकुमारी देवी से ये विवाह करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आता है सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। रजत मुद्राएं किसने चलाई थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सोने की जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाई और शीशे की मुद्राएं किसने चलवाई थी? सातवाहन शासकों ने। और रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर आता है समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना और इसे लिच्छवी पुत्र भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी इसे जाना जाता है, भारत के नेपोलियन के नाम से भी। और भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा? स्मिथ के द्वारा। एक इतिहासकार है स्मिथ, इन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण जो है वो काव्य प्रशस्ति में मिलता है। काव्य प्रशस्ति को पर्याग प्रशस्ति भी कहते हैं। काव्य प्रशस्ति की रचना हरि सिंह ने की थी और समुद्रगुप्त का कवि, संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक था। समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय भी दिया जाता है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। इनके अन्य नामदेव हैं गुप्त, देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये अन्य नाम है नामदेव गुप्त, देवराज एंड देवश्री। आगे देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? तो इनके नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, चपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, फराह अमीर और वररुचि ये शामिल थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भक्त जैसी उपाधियां धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सख्त विजय के उपरांत सकारी उपाधि को धारण किया। शकों पर विजय के उपरांत किसकी उपाधि धारण की? सकारी उपाधि को। तथा मेहरौली जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वो भी इसने इस विजय उत्सव के रूप में खुदवाया था। फिर गुप्त वंश का इंपॉर्टेंट एक और शासक है कुमारगुप्त। तो देखिए, कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम शासक बना किसके बाद में? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में उच्च मित्रों का जो आक्रमण हुआ और इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। फिर आता है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त, इसके शासनकाल में काफी आक्रमण हुए थे और सुदर्शन झील का जो पुनः निर्माण है वो स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। चक्रपालित ने किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का। किसके टाइम में?
सकंद गुप्त के टाइम पीरियड के अंदर। फिर सकंद गुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी एक सम्राट है सोंग, इसके दरबार में अपना एक राजदूत भेजा। नेक्स्ट आता है कुमार गुप्त तृतीय। तो यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वश्रेष्ठ जूनागढ़, जो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, प्रांत स्वतंत्र हुआ था। गुप्त प्रांत कौन सा था? जूनागढ़, जो ये स्वतंत्र हुआ। और अंतिम गुप्त शासक कौन बना फिर? विष्णुगुप्त तृतीय। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था, लेकिन जो अंतिम महानतम गुप्त शासक पूछे तो वो हो जाएगा कुमार गुप्त तृतीय। अब एक एक करके हम इसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों को देख लेते हैं। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आते हैं गुप्त काल की राजनीतिक स्थितियां। तो राजपथ वंशानुगत था इनका, यानी कि वंश के अनुसार ये राजा बनते थे और राजा को जो पालन करता है यानी कि भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था। और सबसे बड़े अधिकारी कौन होते थे? कुमार अमात्य। कुमार अमात्य सबसे बड़े अधिकारी होते थे। प्रशासकीय पद अनुवांशिकीय बनाए गए थे और सेना का गठन सामंतवादी था गुप्त काल में। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक स्थिति। तो वर्ण व्यवस्था की विशेषता, वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट एवं शूद्रों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार देखने को मिला। सती प्रथा का स्वरूप, प्रथम जो प्रमाण है सती प्रथा का, वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ए रण अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोप राज नामक सेनापति की जो पत्नी है वो सती होती है इसके ए रण अभिलेख में। और समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह और दास प्रथा विद्यमान थी। फाहियान की जो पुस्तक है वो क्योंकि इसमें अस्पृश्यता का भी उल्लेख किया गया है। फिर आता है आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। खेल ऐसी भूमि को कहा जाता था जो जोती नहीं जाती थी। और सर्व प्रमुख जो उद्योग था वो कपड़े का उद्योग सर्व प्रमुख उद्योग था। चांदी के सिक्कों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था लेन देन के लिए। और स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहते थे? दिनार। दिनार इनकी स्वर्ण मुद्रा थी। रोमन साम्राज्य के विभाजन में संभवतः विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी, क्योंकि ये सब जो वर्णन है ये फाहियान की पुस्तक फो क्योंकि के अनुसार है और इसमें सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। किस मुद्रा का प्रयोग करते थे? कौड़ी का। फिर आती है सांस्कृतिक स्थितियां। तो त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होती थी और हिंदू धर्म के संप्रदाय वैष्णव और शैव, ये दो संप्रदाय थे हिंदू धर्म के, ये काफी विकसित हुए थे गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य की नगर शैली का आधार तैयार किया गया था। इसमें कला साहित्य के विकास के लिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर आता है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर या फिर वैष्णव मंदिर, ये भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है जो गुप्त काल में ही बनाया गया था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी तथा ब्रह्मा गुप्त काल के प्रमुख विद्वान थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी तथा ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।